Hello students, welcome to Mid Benches classes. हेलो एवरीवन। सो वी हैव स्टार्टेड साइंस वन एंड हमने उसका ग्रेविटेशन लेसन का पेज 1 और पेज 2 मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। तो व्हाट इज़ मीन बाय ग्रेविटेशनल? ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स एंड इट्स एक्ट नॉट ओनली बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? क्या है? ए यूनिवर्सल फोर्स है। वो ना ही दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट करता है बट दो अलग अर्थ बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में तो आप जानते हो प्लैनेट्स है, मिट्रॉइड्स है, एस्ट्रॉइड्स है, गैलेक्सीज है। तो सबकी अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो हमने देखा था कि न्यूटन ने कौन सा लॉ डिस्कवर किया था? ग्रेविटेशन का लॉ। 3 लॉ पढ़ा था हमने। इसके बाद वी हैव सीन कि सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल and it is directed toward the center of the circle. This is called a centripetal force. So इतना हमने लास्ट के सेशन में किया था। आज हम करेंगे केप्लर्स लॉ। तो व्हाट इज केप्लर्स लॉ? हमें न्यूटन्स के इंट्रोडक्शन में ये भी पढ़ा कि केप्लर्स के जो नोटिफाई किया था, जो जो उन्होंने थियरी बनाई थी, वो थियरी को ही डेराइव करके ग्रेविटेशन न्यूटन ने अपनी लॉज बनाए, उसी को रख के। तो केप्लर्स का क्या था? केप्लर्स लॉ, प्लानिटरी मोशंस हैड बीन ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर्स सिंस एंशियंट टाइम। तो हमारे जो पूर्वज लोग हैं, हमारे जो एंशियंट लोग हैं, हाँ, पहले वो आँखों से ही देख के प्लानिटरी मोशंस बताते थे। ठीक है। बिफोर गैलीलियो ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द प्लैनेट्स पोजिशन वर मेड विथ नेकेड आई। तो गैलीलियो के पहले जितनी भी ऑब्जर्वेशन और जितने भी ऑब्जर्वेशन के नोटेड है नोट्स है, वो सब जो थे वो नेकेड आई से किए। मतलब हम बिना कोई टेलीस्कोप, बिना कोई दूरबीन से, किसी से भी नहीं, सिर्फ आँखों से। बाई द 16th century a lot of data were available about planetary positions and motion। तो जैसे 16th सेंचुरी आते गई, उस टाइम तक बहुत सारे डेटाज एंड इंफॉर्मेशन प्लानिटरी पोजिशंस के मोशन के ऊपर ऑलरेडी आ चुके थे। जोहान्स केप्लर स्टडीड दिस डेटा। तो ये डेटा जो ऑलरेडी 16th सेंचुरी में था, वो डेटा को किसने स्टडी किया? जोहान्स केप्लर ने। ही नोटिस दैट द मोशन ऑफ प्लैनेट्स फॉलो सर्टेन लॉज। ही स्टेटेड 3 लॉ डिस्क्राइबिंग प्लानिटरी मोशन। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स है वो कुछ लॉज पर चलती है एंड उस बेस पर उन्होंने 3 लॉज बनाए, हाँ, डिस्क्राइबिंग प्लानिटरी मोशंस। इस लॉज को ही क्या बोला जाता है? इट इज़ नोन एज अ केप्लर्स लॉ विच आर गिवन बिलो। तो आज हम ये पूरा केप्लर्स लॉ पढ़ने वाले हैं। फाइन, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, शॉर्ट पीरियड रखूँगी, शॉर्टर नोट्स दूँगी, तो जिससे आपको भी ईजी पड़े। एंड केप्लर्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये एग्ज़ाम्स में आने के 100% चांसेस होते हैं। फाइन, अब डू यू नो नो एलिप्स क्या होता है? एन एलिप्स, सबसे पहली बात, एलिप्स क्या होती है? हाँ, एलिप्स मतलब देखो, सर्कल ऐसा होता है, ओवल ऐसे होता है। एलिप्स ना ही सर्कल होता है ना ही ओवल, इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिप्स। इसको क्या बोलते हैं? एलिप्स बोलते हैं। सो an ellipse is a curve obtained when a cone is cut by an inclined plane. It has 2 focal points. अगर हम एक कोन लेते हैं, ठीक है, ये हमारा कोन है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन मतलब आपको स्लैंट लेना है, ठीक है। अगर हम इसको एक इंक्लाइन प्लेन से कट किए, स्लैंटिंग कट किए, तो हमें यहाँ क्या फॉर्म होता है? एलिप्स फॉर्म होता है। फाइन, इट हैज़ 2 फोकल लेंथ। उसमें कितने फोकल लेंथ होते हैं? 2 फोकल लेंथ। ओके, अब उसका फोकल लेंथ आपको यहाँ डायग्राम दिया है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू योर। सी, थोड़ा एलिप्स मेरा कैसा भी हो जाएगा तो ध्यान दे देना प्लीज़, ज़्यादा देना। तो 2 फोकल लेंथ है हमारे पास, फोकल लेंथ 1 एंड योर फोकल लेंथ 2। The sum of the distance of the 2 focal length from every point on the curve is constant। अभी जितने भी इसमें पॉइंट है,
ठीक है, समझो यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है एंड यहाँ सी पॉइंट है। तो सम ऑफ द लेंथ, इसमें जो लेंथ लेंगे एवरी फोकल लेंथ के बीच में, ये क्या होगा, दे आर कांस्टेंट, मतलब इन सब का जो ये है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा सब। F1 and F2 are two focal length of the ellipse shown in figure. If A, B and C are 3 point, ऐसे 3 पॉइंट अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, क्या बोला हमने, अगर सम लिया तो वो क्या होगा, इक्वल होगा AF1 प्लस AF2 is equal to BF1 plus BF2 is equal to CF1 plus CF2. Got it? क्या बोला गया था, द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ टू फोकल लेंथ फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज व्हाट, दे आर कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब सेम, अगर इसका जो भी मेजरमेंट है, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। इतना पार्ट क्लियर। नाउ वी विल गो टू केपलर्स फर्स्ट लॉ। अब केपलर्स के फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ये सन है, ठीक है, ये प्लैनेट है। प्लैनेट जब एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है तो वो किसको सेंटर में लेके, किसको फोकाई में लेके करता है, सन को लेके करता है। हाँ, और ये जो पूरा चक्कर मारता है, जो ये ऑर्बिट है, ये क्या है, इज एन एलिप्स। बहुत इजी है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ये प्लैनेट का ऑर्बिट है, इसी में ही यही इसमें ये प्लैनेट घूमता है। हर एक प्लैनेट का अपना ऑर्बिट होता है। आप देखोगे सब प्लैनेट्स एक दूसरे को कोलाइड नहीं करते हैं, धड़कते हैं क्या, आप देखा है कि उन्होंने एक दूसरे कोलाप्स एक के ऊपर आ रहे, नहीं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक ऑर्बिट है, जितने प्लैनेट्स हैं हमारे, एंड एवरी ऑर्बिट हैज सम डिस्टेंस बिटवीन देम। तो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। अब जैसे देखो फिगर 1.4 में हमें क्या शो बताया, ये पार्ट जो बताया ये किसका है, ये प्लैनेट का है। ये हमारा जो ए है, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये प्लैनेट है, ठीक है। तो इट शोज द एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये दिखा रहा है कि ये सन के इर्द गिर्द घूमता है। द पोजिशन ऑफ द सन इज, सन को कैसे इंडिकेट किया है, एस से इंडिकेट किया है, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर। अब केपलर्स का सेकेंड लॉ, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट। अभी ये जो लाइन जॉइनिंग कर रहा है प्लैनेट को, अब यहाँ से यहाँ जो जाता है, उसके बाद सी से डी तक आना, उसके बाद ई से एफ तक आना, ठीक है। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये जितना ये एरिया है, ये इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा और सेम टाइम होगा। इट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर। मतलब क्या है, ए बी एंड सी डी आर डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लैनेट। ये डिस्टेंस कवर्ड किया है प्लैनेट ने इन इक्वल टाइम, दैट इज, इसका मतलब क्या है, आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम द पोर्शन ऑफ द प्लैनेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू सी आर शोन बाय बी एंड डी रेस्पेक्टिवली। फाइन, ये ए से सी तक जाने का तो किससे शो दिखाया आपको, बी और डी से दिखाया है, ओके। द स्ट्रेट लाइन AS and CS sweep equal area and equal interval of time, that is area of ASB बोलो तो किसको इक्वल टू एरिया ऑफ CSD। इतना पार्ट क्लियर। ये था आपका थर्ड लॉ, सॉरी ये था आपका सेकेंड लॉ। अब हम थर्ड लॉ में जाते हैं। थर्ड लॉ में क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, ठीक है, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड। अब पीरियड मतलब टाइम होता है, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun। अब इसका मतलब क्या है, r जो है, r इस किसको बोलते हैं, एवरेज डिस्टेंस, किसका एवरेज डिस्टेंस, प्लैनेट का, ठीक है। r इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस, t इज इक्वल टू क्या है, t पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, फाइन। तो क्या बोला गया, वापस सुनो, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन स्क्वायर, टी स्क्वायर
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लानट। तो किसके लिए? क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लानट। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो दैट इज, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? अभी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कौन है? टी है। आर क्या है? एवरेज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ प्लानट। ठीक है, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, दैट इज के इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ क्या हो गया? के इज वॉट? कॉन्स्टेंट। ठीक है, के इज कॉन्स्टेंट है। अब आर क्यूब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो टी स्क्वायर इक्वल के इंटू आर क्यूब। आया समझ में? सो ये आपका क्या है? थर्ड लॉ ऑफ थर्ड केप्लर्स लॉ है। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, केपलर ऑब्टेन दिस लॉ सिंपली फ्रॉम द स्टडी ऑफ द पोर्शन ऑफ प्लैनेट ऑब्टेन बाय रेगुलर ऑब्जर्वेशन। तो ये जो इन्होंने 3 लॉज बनाए थे, ये उन्होंने सिंपली उसको पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स को देख के उन्होंने बनाया था। उनके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ही हैड नो एक्सप्लेनेशन एज टू वाई प्लैनेट्स ओबे दिस लॉ। मतलब उनके पास ये एक्सप्लेनेशन नहीं था कि प्लैनेट्स ऐसे ऑर्बिट में ही क्यों घूमते हैं, इक्वल इंटर ऑफ टाइम्स स्विप्स क्यों करते हैं, या ये टी स्क्वायर जो टाइम ऑफ रिलेशन है किसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एवरेज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट को। ये सब उनके पास क्या, इसकी एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं था। So we will see below how these laws help Newton in the formation of his theory of gravitation. तो यही 3 लॉज के ऊपर न्यूटन ने वर्क किया और न्यूटन को कैसे हेल्प मिला ये लॉज से, और उन्होंने कैसे अपनी थियोरी बनाई ग्रेविटेशन के ऊपर। इतना पार्ट आप लोगों के लिए क्लियर है? सो जो नेक्स्ट पेज है हमारा 4th पेज, वे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुमारो। आज आपका होमवर्क क्या है? यू आर गोइंग टू स्टडी a definition of Newton gravitational force, centrifugal force and Kepler's के तीनों लॉस आपको लर्न करने हैं अच्छे से with the diagram. Okay, till then please do like and share, subscribe my channel and thank you for watching. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का and take care. Bye.